Physical properties of non-metals. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में नोट करें, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने मेटल्स का देखा था। मेटल की पहली प्रॉपर्टी देखी थी वो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी वाली, वैसे ही नोट करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल neither malleable nor ductile neither malleable nor ductile, full stop. Non metals are brittle. Non metals are brittle. ब्रैकेट में लिखिएगा, दे ब्रेक इजीली। दे ब्रेक इजीली, आसानी से टूट जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। सेकंड सेकंड नोट करेंगे, सेकंड है नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट heat and electricity. Heat and इलेक्ट्रिसिटी। हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, उसको नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते। एक्सेप्शन लिख लेना, इसको तो आप अंडरलाइन कर लो। एक्सेप्शन, कार्बन ब्रैकेट में लिखें इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, carbon in the form of graphite is the only non-metal which is a good conductor of electricity. Is the only non-metal which is a good conductor of electricity. Which is a good conductor of electricity. थर्ड पॉइंट लिखें, थर्ड लिखेंगे नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, ब्रैकेट में लिखिए नॉट शाइनी, मतलब चमक नहीं होती उनके अंदर, फुल स्टॉप। दे आर डल। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, नॉट शाइनी, दे आर डल। एक्सेप्शन, आयोडीन। एक्सेप्शन आयोडीन। फोर्थ,
फोर्थ है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. एक्सेप्शन में लिखिएगा कार्बन, ब्रैकेट में लिखिएगा इन द फॉर्म ऑफ डायमंड. कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड is the hardest non-metal. Is the hardest non-metal. Harder than all metals. Harder than all metals. सभी मेटल से भी हार्ड होता है. इसके बाद इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी नोट करेंगे. नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग. नॉन मेटल्स are not strong. Full stop. They are easily broken. Non-metals are not strong. Non-metals are not strong. They are easily broken. Exception यहाँ पर भी डायमंड. Sixth property. Non-metals may be solid, liquid, or gases. May be solid. Non-metals may be solid, liquid, or gases. Non-metals may be solid, liquid, or gases at room temperature. May be solid, liquid, or gases at room temperature. Example. कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. एग्जाम्पल में लिखे हैं सॉलिड, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. ऐसे लिक्विड में लिखें ब्रोमीन,
ऐसे गैस में लिखें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के ये एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद ये 6 प्रॉपर्टी हुई नॉन मेटल की, 7वीं लिखें नॉन मेटल्स हैव non-metals have comparatively low melting points and boiling points. Have comparatively low melting points and boiling points. Non-metals have comparatively low melting points and boiling points. Exception. एक्सेप्शन में लिखिएगा डायमंड, ब्रैकेट में लिखिए मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद 8th लिखें नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज that is they are light substances. कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। 9th है नॉन मेटल्स non-metals are non-sonorous, full stop. They do not produce sound. They do not produce sound when hit with an object. They do not produce sound when hit with an object. 9th प्रॉपर्टी ये हुई। 10th है non metals have many different colors. Have many different colors. Example: sulfur yellow,
फॉस्फोरस, व्हाइट और रेड। ग्रेफाइट इज ब्लैक। ब्लैक। क्लोरीन येलोइश ग्रीन। येलोइश ग्रीन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर कलरलेस। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये कलरलेस होते हैं। अब देखिएगा, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है नॉन मेटल्स की, इनको आप देखिएगा। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल की, वो बिल्कुल उसके अपोजिट है जैसे कि हमने मेटल्स में देखा था। मेटल्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो हमारी क्या थी? सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी मेटल्स आर मेलिएबल। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी थी मेटल्स आर डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब क्या है कि अगर हैमरिंग करेंगे तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। डक्टिलिटी का मतलब ये है कि अगर उसको खींचेंगे तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यही जो दो पॉइंट्स पहले वाले थे, वो उन दो पॉइंट्स की जगह ये एक ही पॉइंट आ गया नॉन मेटल्स में, कि दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ना तो मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। ये कैसे पता चला? कि अगर हैमरिंग करनी शुरू करी तो वो टूट गए, वो शीट में कन्वर्ट नहीं हुए। अगर खींचना शुरू करा कि वायर, उसकी डक्टिलिटी चेक करने के लिए कि वायर में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं, तो भी वो टूट गए। तो अगर कोई भी चीज खींचने पर टूट जाती है या हैमरिंग करने पर टूट जाती है तो हम बोलेंगे कि वो ब्रिटल है। ठीक है, वो मेलिएबल भी नहीं है, वो डक्टाइल भी नहीं है। उसके बाद जो सेकंड है, तो वो जो दो पॉइंट्स थे मेटल्स के, उनके बदले एक पॉइंट आ गया यहाँ पर नॉन मेटल में। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 मेटल्स की। मेटल्स की प्रॉपर्टी नंबर 3 थी कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स की प्रॉपर्टी नंबर 4 थी कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन दो की जगह यहाँ पर अगेन एक ही पॉइंट आ जाता है कि नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना तो हीट कंडक्ट करते, ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, लफड़ाई खत्म। एक्सेप्शन है बस एक कार्बन का, कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन जो है, कार्बन दो फॉर्म्स में मिलता है, वैसे कार्बन मिलता तीन फॉर्म्स में। वो कार्बन वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन कार्बन जो है वो मोस्ट अबंडेंटली, मतलब ज्यादातर जब खुदाई करते हैं, खुदाई किसकी? ये जो कोयले की खान होती है ना, इनकी जो खुदाई करी जाती है, जो ये छत्तीसगढ़ में, रायपुर, इधर झारखंड वगैरह की साइड में बहुत ज्यादा है। तो जहाँ वहां पर जब खुदाई करते हैं तो कोयले के साथ ही हीरा मिलता है। वो जो कोयला है ना, कोल, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन, वो भी कार्बन की फॉर्म। तो हम ये कहते हैं कि जब खुदाई करते हैं तो खुदाई में दो तरीके की चीजें निकलती हैं, या तो डायमंड मिलता है या फिर ग्रेफाइट मिलता है। ठीक है, अब जो डायमंड है, डायमंड तो होता है बहुत ज्यादा हार्ड, और ग्रेफाइट जो है वो होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट। आपने नोटिस करा होगा, ये जो हम जैसे साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल की जो चेन होती है ना, जो चेन होती है, उस चेन पर आपने देखा होगा कभी, अगर किसी साइकिल वाले को देखा होगा कि वो सर्विसिंग वगैरह कर रहा है उसकी, तो वो उस पर ग्रीस लगाता है। ग्रीस जानते हैं? ग्रीस, तो ग्रीस से क्या होता है? ग्रीस से फ्रिक्शन कम हो जाता है और साइकिल चलाने में थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, हमको ताकत थोड़ी कम लगानी पड़ती है। तो वो बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है। वो जो ग्रीस है वो ग्रेफाइट की ही बनती है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, वो डिटेल में हमको पढ़ना है कि कार्बन कैन बी फॉर्म्ड, कार्बन कैन बी फाउंड इन टू स्टेट्स। दो स्टेट्स में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। ठीक, तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, वो अगर ग्रेफाइट की बात करी जाए तो ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट का तो कोई एक्सेप्शन होता ही नहीं। ठीक है, तो आप ये देखिए, टोटल 12 पॉइंट्स थे वहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की। दो की जगह एक आ गया तो एक पॉइंट तो यहाँ कम हो गया, एक प्रॉपर्टी। अगले दो की जगह फिर एक आ गया तो एक प्रॉपर्टी यहाँ कम हो गई, इसीलिए टोटल 10 है। ठीक है, तो टोटल इसीलिए 10 है क्योंकि एक यहाँ कम हो गई और एक यहाँ कम हो गई प्रॉपर्टी। आगे की प्रॉपर्टी देखिए,
आगे 1 2 3 4 5वीं प्रॉपर्टी जो वहां पर होगी वो देखिएगा कि मेटल्स आर लस्ट्रस, है ना। और यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस नॉट शाइनी, दे आर डल। मेटल्स तो चमकदार होते हैं, पॉलिश वॉलिश करी जा सकती है उनके ऊपर, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है बड़े डल होते हैं, एकदम मतलब डल सी उनकी रंगत होती है, उन पर कोई पॉलिश वॉलिश नहीं करी जा सकती। तो अब आप ये देखिएगा कि इसका क्या कोई एक्सेप्शन होता है। हाँ जी, इसका एक एक्सेप्शन होता है, आयोडीन। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल, एक्सेप्शन का मतलब उल्टा, आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, जिसमें चमक होती है। उसके बाद नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। हमने हार्डनेस और सॉफ्टनेस की डेफिनेशन क्या दी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि अरे ये जो मेरी स्किन है तो बड़े आराम से दब जाती है तो बड़ी सॉफ्ट है, ठीक है। जो नाइफ से काटा जा सके, एनीथिंग विच कैन बी कट विद अ नाइफ, उसको तो मैं बोलूंगा कि ये सॉफ्ट है। एनीथिंग विच कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ, उसको हम बोलेंगे कि ये हार्ड है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, वैसे तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल्स, बल्कि हार्डर देन ऑल मेटल्स, बल्कि हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलेंगे हम इसको, या कुछ और भी होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस। हाँ, चलिए, हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए, हमसे ये कहा जाता है कि हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, बताएंगे। एनामल, ठीक है, बोन से ही रिलेटेड है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब आप दांत साफ करते हैं ना, तो ज्यादा जोर से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इनेमल है, इनेमल एक प्रोटेक्टिव कोटिंग हमारे दांतों के ऊपर होती है। तो ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जोर से दांतों को रगड़ना नहीं चाहिए। क्या होता है कि उस पर जो इनेमल की कोटिंग होती है, ज्यादा रगड़ने से वो कोटिंग हट जाती है। और जो इनेमल है वो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसीलिए दांत जितने ज्यादा लंबे चलेंगे, उतना ही ज्यादा हमको थोड़ा खाने वाने में स्वाद आएगा, ठीक है, खाना प्रॉपरली खा पाएंगे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल ना रखें आप। अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ की बात करी जाएगी तो बेटा वो तो कार्बन है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। डायमंड से ज्यादा हार्ड कुछ नहीं होता। लगे रहो इसको काटने में, काटने वाली चीज कट जाएगी, डायमंड नहीं कटेगा, ठीक। तो डायमंड जो है वो इतना ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्सेप्शन हो गया इसका। फिर 5वीं प्रॉपर्टी देखें, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन। एक्सेप्शन इसका भी डायमंड है। डायमंड पर लगा दो कितनी भी ताकत, लेकिन डायमंड टूटेगा नहीं। डायमंड के ऊपर से रोड रोलर भी चला दोगे ना, तो डायमंड रोड के अंदर घुस जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, एक तिनका भी नहीं टूटेगा उसका। समझ रहे हैं रोड रोलर कितना भारी होता है, ठीक है। तो डायमंड टूटेगा कैसे, डायमंड सिर्फ और सिर्फ डायमंड से ही टूटता है। डायमंड पर डायमंड के ही हथौड़े से अगर वार किया जाए तो वो टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। सुना होगा हीरे को हीरा ही काटता है, सुना होगा ना। तो जो हीरे की जो वो फर्निशिंग करी जाती है, पॉलिशिंग करी जाती है, उसकी जो शेप वगैरह दी जाती है अंगूठी में, ऑर्नामेंट्स वगैरह में, तो वो जो चीज है वो कैसे करी जाती है, वो हीरे के ही इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे उनको प्रिसाइसली काटा जाता है, नहीं तो वो कटेगा ही नहीं। सिक्स्थ है, नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड और गैसेस, सॉलिड और लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि हमने ये बात करी थी कि जो, अगर मैं मेटल्स की बात करूं कंपेरेटिवली, आप याद करेंगे, याद हो जाएगा। मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स जो है दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। उसका एक एक्सेप्शन था, बताएंगे। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड मेटल, ये एक ही अकेला लिक्विड मेटल होता है मर्क्यूरी। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, इसका एक्सेप्शन तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भाई वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकते हैं, तो फिर एक्सेप्शन क्या बचा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सॉलिड कौन सा है, जैसे कि कार्बन सल्फर फॉस्फोर, कार्बन सल्फर फॉस्फोरस। लिक्विड क्या है, ब्रोमीन, ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल होता है ब्रोमीन। गैस क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, वही जो गैसेस हमको ध्यान है, सारी गैसेस नॉन मेटल ही होती है, ठीक है। अच्छा, सेवंथ देखिए, नॉन मेटल्स ऑफ कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी लो होता है। जैसे हमने वहां पर देखा था, वहां हमको ना दो एलिमेंट्स ने ना बड़ा परेशान करके रखा था। किस किसने, सोडियम और पोटेशियम ने। तो वहां पर हम ये कहते थे कि नॉन मेटल्स जो, वो जो मेटल्स हैं, मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है बड़ा ज्यादा हाई होता है। वो सोडियम कहता है कि नहीं जी, मेरा तो 86 ही है ना, या पता नहीं 90, 68 उसका था, 94 और 68 था ना, 98, ठीक है। तो वही आप ये समझ लीजिए, सोडियम और पोटेशियम उसका एक्सेप्शन था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सेप्शन है डायमंड, इसने तो कमाल ही कर दिया, 3500 डिग्री सेल्सियस। सोच के भी दिमाग खराब हो जाता है, इतना ज्यादा, ठीक है। इतना मेटल्स का भी नहीं होता किसी का। तो आप देखिए 3500 डिग्री सेल्सियस, इतने ज्यादा आप टेम्परेचर पहुंचाएंगे, तब जाकर ये भाई साहब
मेल्ट होंगे, नहीं तो मेल्ट नहीं होंगे। इसीलिए कहा जाता है हीरा है सदा के लिए, सुना होगा, वो तनिष्क का ऐड आता है ना, हीरा है सदा के लिए लिखा रहता है उस पर। वो एट्थ देखिएगा, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज दैट इज देयर लाइट सब्सटेंसेस। डेंसिटी की मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब ये है कि हम क्रिकेट खेलते हैं, एक लेदर की बॉल ले लीजिए हाथ में और एक टेनिस की बॉल ले लो। टेनिस की बॉल बहुत लाइट होती है, क्यों लाइट होती है? क्योंकि अंदर से खोखली है। अंदर से खोखली का मतलब क्या है कि डेंसिटी है ही नहीं कुछ भी, घनी नहीं है ना। और घनापन का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। तो घनेपन का मतलब, डेंसिटी मतलब ये है कि लेदर की बॉल पूरी अंदर से भरी रहती है, सॉलिड होती है, तो वो हैवी होगी और वो हल्की होगी। तो जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी दे आर हैवी सब्सटेंसेस, जिनकी डेंसिटी कम होगी दे आर लाइट सब्सटेंसेस। तो नॉन मेटल्स मतलब लाइट सर, क्यों होते हैं? हाँ जी बताइए। लेदर के बॉल में अंदर कुछ होता है? हाँ, लेदर की जो बॉल अभी होती है, खोल के लेदर, नहीं पता नहीं। हाँ लेदर की बॉल जो क्रिकेटर्स जिससे खेलते हैं, काफी हैवी होती है वो पूरी भरी रहती है, अंदर से सॉलिड होती है। अच्छा, डायमंड जो है, डायमंड हैवी नहीं होता होगा ना। हाँ, अब देखिएगा कि हाँ, नाइन्थ, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनोरस होते हैं, यानी कि उनको हिट करते हैं तो किसी तरीके की कोई साउंड, मतलब रिंगिंग साउंड नहीं आती। सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड, वो टन टन वाली साउंड नहीं आती। वो तो कॉपर में, आयरन में, एल्यूमिनियम में, इन्हीं में आएगी। उसके बाद है टेंथ प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स है मैनी डिफरेंट कलर्स। हमने बोला था कि मेटल्स के भी दो या तीन कलर ही होते हैं, या तो वो ग्रे कलर का होता है या फिर वो सिल्वर कलर का होता है। और उसके एक्सेप्शन क्या थे? कॉपर, रेडिश ब्राउन और गोल्ड येलो, ये उसके एक्सेप्शन थे। इसके एक्सेप्शन ये है कि नॉन मेटल, तो एक्सेप्शन क्या बोले, ये कह देंगे कि नॉन मेटल्स तो रंग बिरंगे होते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता। क्यों? कोई सल्फर येलो कलर का, फास्फोरस व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का, क्लोरीन येलोइश ग्रीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने तो कमाल ही कर दिया, रंग ही नहीं है जी हमारा कुछ। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि नॉन मेटल्स के बहुत सारे रंग होते हैं। तो बेटा यहाँ तक टोटल हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। मेरा सजेशन आपको यही है कि आप ना रटना मत, कंपेरेटिवली पढ़ लेना। एक तरफ मेटल्स की देखना, पहली प्रॉपर्टी, पहली और दूसरी मेटल की याद करो, और तभी पहली प्रॉपर्टी उठा लो नॉन मेटल की, याद हो जाएगी। फिर तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी उठा लो मेटल की, और दूसरी प्रॉपर्टी उठा लो नॉन मेटल की, और फिर उसके बाद तो सारी की सारी सिक्वेंशियली ही है, एक दूसरे का उल्टा है। एक्सेप्शन जरूर याद करना। एक्सेप्शन लिखवाया ही इस वजह से गया है क्योंकि एक्सेप्शन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारा मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से देखिए कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की करेंगे, और हमको साथ के साथ ही ये समझ में आता चला जाएगा कि नॉन मेटल उसके जस्ट उल्टे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, आ रहा हूँ अभी। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर।
रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, reaction of metals with oxygen of air metal plus oxygen gives metal oxide. और बेटा यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। metals react with oxygen to form metal oxide। अब इसके बाद पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट, metals react with oxygen to form metals react with oxygen to form metal oxides। metals react with oxygen to form metal oxides। metal oxides are basic in nature। बेसिक इन नेचर, कोई भी मेटल ऑक्साइड या कोई भी क्या कंपाउंड हो, अगर वो बेसिक है ना नेचर में, तो बेसिक का मतलब क्या है कि वो जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। बस सिंपल सी चीज ये है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसमें आप नोट करेंगे अब कुछ एग्जांपल्स, और ये एग्जांपल्स में रिएक्शंस ही होंगे, और ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई भी रिएक्शन छोड़ना मत। सम कॉमन एग्जांपल्स आर, इस पहली प्रॉपर्टी के कुछ कॉमन एग्जांपल्स, सम कॉमन एग्जांपल्स आर, फर्स्ट है सोडियम metal reacts with sodium metal reacts with oxygen of air, reacts with oxygen of air to form sodium oxide। Na plus O2 gives Na2O। ठीक है, Na plus O2 gives Na2O। अब इसमें क्या करना है, ये तो मेरे को समझ में आ गया कि Na का O2 के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो Na2O आ गया। अब कोई भी रिएक्शन वो कंप्लीट तब तक नहीं माना जाता जब तक वो बैलेंस ना हो, तो इसका बैलेंस होना जरूरी है। आप ये देखिए, सोडियम का इधर एक एटम है, सोडियम के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब एक एटम है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब सोडियम के 2 एटम है।
तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो फिर यहाँ पर आप 2 लिखेंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए। यहाँ पर 2 लिखते ही सोडियम बिगड़ गया, सोडियम का बैलेंस 2 2 सा 4 हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो 4Na प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ Na2O, ठीक है। पहला रिएक्शन ये हुआ। दूसरा रिएक्शन देखेंगे पोटेशियम का। पोटेशियम reacts with oxygen of air to form potassium oxide, टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। किस तरह से, K प्लस O2 गिव्स K2O। फिर बिल्कुल इसी की तरह से बैलेंसिंग होगी इसकी, कि यहाँ पर लगा दीजिए 4 और यहाँ पर लगा दीजिए 2, तो पूरी की पूरी इक्वेशन आराम से बैलेंस हो गई। इसके बाद सोडियम और पोटेशियम जो है, याद रखना मेटल्स की जहां पर बात आती है वहां पर सोडियम और पोटेशियम को नहीं भूला जा सकता, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हर जगह पंगा करते हैं, ये यहाँ पर भी पंगा करेंगे। इनकी क्या आदत होती है सोडियम की और पोटेशियम की, कि ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाते हैं, इनको लेबोरेटरी में ले जाने की जरूरत नहीं है। रूम में आपने सोडियम को खोल कर रखा तो ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना देगा, ऑक्सीजन ऑफ एयर। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन ऑफ एयर, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन ऑफ एयर, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑफ एयर का मतलब क्या है, हम बोलते हैं कि एयर जो है, एयर जो हमारे आसपास है, क्या वो सिर्फ ऑक्सीजन है? नहीं, उसमें क्या है कि उसमें बहुत सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन है। हमारी बॉडी कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ और छोटी छोटी जो गैसेस हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, वो हम इनटेक कर लेते हैं उनका, ठीक है। अच्छा, कई बार हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स भी चले जाते हैं जिससे लंग्स भी खराब हो जाते हैं। इसी वजह से ये कहा जाता है कि एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। अब क्या है कि ये बोल रहे हैं ऑक्सीजन ऑफ एयर, ऑक्सीजन ऑफ एयर का मतलब क्या है, ये सोडियम और पोटेशियम ये इतने बदमाश हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है ना, ये एयर में से उसमें से ऑक्सीजन छीन लेते हैं, एकदम से खींच लेते हैं, और खींच के चुपचाप रिएक्ट कर देते हैं, और रिएक्ट करते ही सोडियम सोडियम नहीं रहता, वो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, पोटेशियम पोटेशियम नहीं रहता, पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब अब भाई इनसे कैसे बचें, इनका कैसे वो करें, क्योंकि ये तो रूम टेम्परेचर पर, इनको तो लैब में भी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, है तो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब रूम में मैं रख नहीं सकता सोडियम को, तो फिर हम ये कहेंगे, कौन है, आ रहा हूँ बेटा, 1 मिनट वेट करें ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज। तो फिर ये कहा गया कि भाई इनका क्या इलाज किया जाए, सोडियम का और पोटेशियम का। क्योंकि अगर मैं फटाफट किसी ग्लास के जार में भी रख दूंगा ना, तो ग्लास के जार में भी अगर फटाफट बंद भी कर दें तो भी थोड़ी बहुत एयर चली जाएगी। हम ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो कैसे भी करके एयर रिमूव कर देंगे उसमें से। तो भाई रिएक्शन करने के लिए उसको निकालोगे तो सही,
तो फिर क्या किया जाए, ऐसा करा जाता है कि केरोसिन जो होता है ना, जो मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन वो रिएक्ट नहीं करता इस तरह से ऑक्सीजन के साथ में कि ऑक्सीजन ऑफ एयर की ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाए। ठीक है, तो क्या करा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को, ताकि वो सोडियम और पोटेशियम ही बने रहें, ताकि वो सोडियम और पोटेशियम आयोड ऑक्साइड ना बन जाए, इसलिए उनको केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है। आप नोट करके लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिखिएगा। पोटेशियम एंड सोडियम आर स्टोर्ड, पोटेशियम मेटल, ये पहली प्रॉपर्टी में ही नोट करेंगे आप, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो इसमें आप लिखेंगे सोडियम मेटल एंड पोटेशियम, सोडियम मेटल एंड पोटेशियम मेटल आर और stored under kerosene oil, are stored under kerosene oil to prevent their reaction with oxygen, to prevent their reaction with oxygen, comma moisture and carbon dioxide of air। तो इनका स्पेशल ध्यान रखा जाता है कि ऑक्सीजन से तो कर ही लेते हैं रिएक्शन, पता चले कार्बन डाइऑक्साइड से भी कर लें, मॉइस्चर से भी कर लें। मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर वाटर ही है, तो अभी वाटर वाला रिएक्शन भी देखेंगे। अभी तो सबसे पहले देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कि वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेंगे। तो 6 टाइप के हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज, वो अभी देखते हैं। तो देखिए, पहले तो सोडियम और पोटेशियम का हो गया, फिर उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे हम, मोस्ट of the metal oxides are insoluble in water। Most of the metal oxides are insoluble in water, full stop। But some of the metal oxides dissolve in water to form alkalis। सर हाँ, सर ये चीज आपने पहले बता रही थी ना कि जितना डेंस होगा उतना ही हैवियर होगा। जितना डेंस होगा उतना ही हैवियर होगा। हाँ, सर कंफ्यूजन था इसलिए ऐसे पूछ लिया था। कोई भी चीज, किसी भी चीज की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी ना, वो उतना ही ज्यादा हैवी होगा। डेंसिटी का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर मान लीजिए मैंने एक कोई बॉल ले ली, फॉर एग्जांपल वैसे ही एक बॉल ले ली, चलो प्लास्टिक की बॉल ले ली, तो प्लास्टिक की बॉल जो है वो अंदर से बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, बस एक प्लास्टिक की एक्सटीरियर कवरिंग है, एक्सटर्नल कवरिंग है। तो वो जो प्लास्टिक की बॉल है वो हल्की होगी। अब मैंने कहा कि अब उसकी डेंसिटी बढ़ा दो। डेंसिटी कैसे बढ़ाई, कि हमने उसमें प्लास्टिक भरनी शुरू कर दी उसके अंदर, ठीक है, और इतनी भर दी कि पूरी भर दी उसमें, कि कोई जगह ही हमने खाली नहीं छोड़ी, मतलब उसको मैंने पूरा डेंस कर दिया, डेंसिटी उसकी बढ़ा दी। तो अब सीधी सी बात है कि वो हैवी हो ही जाएगी। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो हैवियर होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हल्की होती है। बताओ, सक्षम, ओके सर। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble इन वाटर, बट some of the metal oxides dissolve in water to form alkalis।
but some of the metal oxides dissolve in water to form alkalis. ठीक है ना, कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो तो ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो तो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो डिसॉल्व कर जाते हैं और डिसॉल्व करने पर वो एल्कली बनाते हैं। एल्कली क्या होते हैं? बेस, है ना, वो बेस बनाते हैं। अब हम इसकी बात क्यों करेंगे? अब सवाल ये उठता है कि जी हम मेटल ऑक्साइड्स की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, मेटल का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होगा तो मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे। तो मैं सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी ना देखकर मैं उनके उन ऑक्साइड्स की भी प्रॉपर्टी देखूंगा। तो ये कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो जैसे सोडियम ऑक्साइड है, Na2, सोडियम प्लस ऑक्सीजन करा तो सोडियम ऑक्साइड बन गया, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन करा तो पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और ये बता देंगे कि दो तीन मेटल्स जो खास, वो दो तीन मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं, वो कौन कौन से मेटल्स हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, आज इतना ही कर लीजिए, ठीक है। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो अपना कंप्लीट करके रखने ना, लर्न कर लेना उनको।